यह बात 1922 की है, जब भारत अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। चारों तरफ अंग्रेजों का अत्याचार व्याप्त था। तत्कालीन मद्रास प्रांत के गोदावरी एजेंसी के जंगलों में रहने वाले कोया आदिवासी दुनिया से दूर सीधा सादा साधारण जीवन व्यतीत करते थे। किंतु अब धीरे धीरे अंग्रेजों की सरकारी नीतियां जंगलों में भी पैर पसार रही थीं। 1882 के मद्रास वन अधिनियम के पारित हो जाने के बाद से ही अंग्रेजों ने तेजी से जंगलों का दोहन शुरू कर दिया था। आदिवासियों से जबरन कर वसूला जाता और धर्मांतरण का धंधा भी जोरों पर था। उन्होंने आदिवासियों की मुक्त आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगा दिया और उनकी पारंपरिक पोड़ू कृषि प्रणाली पर भी रोक लगा दी। पोड़ू कृषि प्रणाली एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि प्रणाली थी, जिसमें आदिवासी जंगलों को जलाकर कृषि योग्य भूमि तैयार करते थे। यह आदिवासियों की रोजी रोटी का एकमात्र जरिया था। इसे रोकने का मतलब था कि वे भुखमरी का सामना करें या फिर बंधुआ मजदूर बनकर अंग्रेजों के दिए गए टुकड़ों पर गुजर बसर करें। यह आदिवासियों के लिए बेहद अपमानजनक था। अंग्रेजों की एक योजना थी कि घने जंगलों व पहाड़ों को चीरती हुई एक सड़क बिछाई जाए। यह काम सौंपा गया तहसीलदार बेस्टियन को। बेस्टियन स्वभाव से बड़ा अक्खड़ व क्रूर था। उसने गांव के मुखिया मुत्तदारों से बातचीत की। अंग्रेजों के आने से पूर्व मुत्तदार शक्ति संपन्न थे और स्वयं भी ज़्यादा या कम लोगों के शोषण में लिप्त थे, किंतु अब वे अंग्रेजों की कठपुतली बनकर रह गए थे। इसलिए वे भी अंग्रेजों से छुटकारा चाहते थे। मुत्तदारों का अब काम टैक्स कलेक्ट कर ब्रिटिश सरकार को देना था। बेस्टियन ने सड़क निर्माण हेतु आदमी इकट्ठा करने के लिए मुत्तदारों पर दबाव बनाया। वह उनके साथ गांवों में गया और बड़े घमंड के साथ खूब चिल्ला चिल्ला कर बोला, 2 दिन में जंगल में सड़क बनाने का काम शुरू होगा। तुम सब लोगों को इस काम पर पहुंचना है और अगर नहीं पहुंचे तो ठीक ना होगा। सभी यह सुन चुप थे। किसी ने हिम्मत करके पूछना चाहा, काम करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा साहिब? बेस्टियन का चेहरा तमतमा गया। क्या मिलेगा? हुक्म बजाना नौकर का काम है। आगे से यह सवाल मत पूछना। डरे सहमे आदिवासी काम पर जाने लगे, किंतु उनका मन इस गुलामी को स्वीकार नहीं पा रहा था। वे अंदर से सुलग रहे थे। इन्हीं दिनों एक साधु सन्यासी जंगल में आकर रहने लगे थे। उनका करिश्माई व्यक्तित्व था। आदिवासी उनसे बड़ा प्रभावित थे। वे उन सन्यासी को अपने दुख दर्द की कहानियां सुनाते और पूछते कैसे अपने कष्टों से छुटकारा पाया जाए। सन्यासी ने कहा, अत्याचार के सामने दबना कतई उचित नहीं है। हम लोगों को अंग्रेजी सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए। उस सन्यासी की बातें सुनकर आदिवासियों के खून में उबाल आया और विद्रोह की एक ऐसी आग भड़की कि अंग्रेजों के पसीने छूट गए। ये सन्यासी थे अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू की जन्म तिथि व स्थान विवादित है। कुछ स्रोतों के अनुसार आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले का मोगल्लू गांव उनका जन्म स्थान था, जबकि एक अन्य रिपोर्ट से पता चलता है कि पनरंगी गांव उनका जन्म स्थान था। रामराजू के पिता वेंकट रामराजू एक फोटोग्राफर थे और उनकी मां सूर्य नारायणम्मा एक गृहिणी थी। जब रामराजू मात्र 8 वर्ष के थे तब उनके पिता की कॉलरा से मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु से घर पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। अवसाद में एक बार उन्होंने नींद की गोलियां खा ली। उन्हें जोरों का बुखार हो गया। हालत सुधरने में कई महीने लगे। रामराजू स्कूल जाते, किंतु अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करने में उनकी कतई रुचि न थी। उनका कहना था कि ये केवल अंग्रेजों द्वारा भारत में क्लर्क क्लास तैयार करने का प्रोग्राम चल रहा है, जिससे वे उनकी गुलामी कर सकें। रामराजू स्कूल के नाटकों में भाग लेते। वे एक अच्छे अभिनेता थे। स्त्री व पुरुष दोनों के किरदारों को निभाने में उन्हें महारत हासिल थी। 1913 में रामराजू ने विशाखापट्टनम के मिशन स्कूल में दाखिला लिया।
इसी समय के आसपास राम राजू को अपने एक अमीर दोस्त की बहन से प्रेम हो गया, किंतु जल्द ही उनकी प्रेमिका की भी मृत्यु हो गई। राम राजू का प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने अपने नाम के आगे अपनी प्रेमिका का नाम लगा लिया और उन्हें सीता राम राजू के नाम से जाना जाने लगा। श्री राम राजू की योग व दर्शन में गहरी रुचि थी। वे कई बार शमशान में अपना समय बिताते और पहाड़ी के मंदिर पर घंटों साधना करते। माँ ने राम राजू को उनके एक चाचा तहसीलदार रामकृष्ण के पास भेज दिया, जहाँ उनका दाखिला टाइलर हाई स्कूल में हुआ। एक बार एक मुंसिफ बिगड़ैल घोड़े पर बैठकर रामकृष्ण से मिलने आया। श्री राम राजू ने उससे घोड़ा ले न केवल उसे काबू किया बल्कि घुड़सवारी भी की। जब उनके चाचा को यह पता चला तो उन्हें जोरों की डांट लगी। उसी साल जब एक बार बिना अपने चाचा को बताए चाची से आज्ञा ले वे अंतर्वेदी तीर्थ घूमने गए, तब उनके चाचा व्याकुल हो उठे। कई दिन हो चुके थे, राम राजू का पता न था। चाचा को डर था कि कहीं राम राजू समुद्र में तो नहीं डूब गया। राम राजू घर वापस आए। चाचा ने एक जोर का तमाचा रसीद किया। राम राजू घर छोड़ दूसरे चाचा रामचंद्र के घर रहने चले गए। बाद में वे तूनी चले गए। गांव के निकट सीता मावरी कोंडा नाम की एक छोटी पहाड़ी थी। वहां उन्होंने कुछ समय के लिए तप किया। एक दिन जब उन्होंने ध्यान तोड़ा तो उन्हें 2 लोमड़ियां दिखीं। अगले दिन एक जंगली भालू दिखा। उन्होंने इसे भगवान के विभिन्न रूप माना और आनंद से भर उठे। तूनी में नीलाद्री राजू नाम के एक कवि थे। राम राजू ने उनसे वेद व संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की। इसके अलावा उन्होंने हठ योग, ज्योतिष इत्यादि के बारे में जानकारी हासिल की। राम राजू की इन हरकतों से उनकी माँ बड़ी चिंतित थी। उनकी इच्छा थी कि कुछ रोजगार कर उनका बड़ा बेटा घर की जिम्मेदारी उठाए, पर ईश्वर की इच्छा कुछ और ही थी। परिवार के घर का खर्च चलाने के लिए किराने की एक छोटी सी दुकान खोल ली। लेकिन तभी एक दिन नीलाद्री ने राजू की कुंडली देखी और बताया कि राजू कभी भी रोजगार की झंझट में नहीं पड़ेगा, उस पर दबाव डालना व्यर्थ है। लेकिन एक दिन राजू का बड़ा नाम व ख्याति होगी। बाद में एक अन्य साधु ने बताया कि राजू 27 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेंगे, किंतु अगर रहते हैं तो एक दिन वह बड़े प्रसिद्ध होंगे। पहले से ही दुनिया से विरक्त राम राजू अब जीवन और मृत्यु पर और भी अधिक गहराई से विचार करने लगे। अपने ज्योतिष ज्ञान के आधार पर वह भी इस निर्णय पर पहुंचे कि मृत्यु से बचना असंभव है। अतः जिंदगी की झंझटों में पड़ना ठीक नहीं है। ऐसा सोच उन्होंने शादी न कर खुल के जीने का निर्णय लिया। राम राजू ने माँ से पैसे लिए और कहा, रोजगार की तलाश में जा रहा हूँ। ऐसा कह वे उत्तर भारत की तीर्थ यात्रा पर निकल गए। श्री राम राजू बंगाल पहुँचे। वहाँ उनकी मुलाकात सुरेंद्र नाथ बनर्जी व मोतीलाल नेहरू से हुई। बातों बातों में सुरेंद्र नाथ को पता चला कि राजू की इच्छा सब कुछ छोड़ हिमालय पर तप करने की है। अब तक श्री राम राजू को घर से निकले 3 महीने हो चुके थे। माँ ने भी आस छोड़ दी थी। तभी कलकत्ता से एक पत्र आया जिसकी कुछ पंक्तियां ऐसी थीं, मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरे बारे में ना सोचें, मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें। अगर मैं जीवित रहूँगा तो खुद ही संपर्क करूँगा। मैं नहीं जानता मैं कहाँ जा रहा हूँ। आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में राम राजू बस चल पड़े। कहाँ जाना है कुछ पता नहीं, जहाँ ले जाए मन वहीं चल दिए। जंगलों पर्वतों को पार किया, कई नदियों में नहाए, योगी सन्यासियों से मिले। वे काशी गए, हरिद्वार गए, फिर वहाँ से मीलों चलकर केदारनाथ व बद्रीनाथ के पास ब्रह्म कपाल गए। उन्होंने अमृतसर, कश्मीर, जगन्नाथपुरी, उज्जैन इत्यादि जगहों की यात्रा की। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने आयुर्वेद, ज्योतिष, जानवरों को नियंत्रित करना इत्यादि कलाएं सीखीं। वे माँ काली की विशेष आराधना करने लगे और अपना ज़्यादा समय तप करने में व्यतीत किया।
राम राजू घर से तो चले आए थे, किंतु उनके दिल में कहीं न कहीं परिवार की जिम्मेदारियों से भागने की कसक खटक रही थी। उन्हें एहसास था कि स्वयं की मुक्ति के लिए परिवार को बेसहारा छोड़ना उचित नहीं है। उनका सोचना था कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे उनका तप भी चलता रहे और घर वालों का भी ठीक ठाक गुजारा हो जाए। घर की ओर लौटते हुए वे कृष्ण देवी पेटा पहुँचे। वहाँ एक घर पर वे पानी के लिए रुके। वह घर भास्करुडू का था। भास्करुडू राम राजू के बारे में जान उनसे बड़ा प्रभावित हुए और उनसे प्रार्थना की कि आप कृष्ण देवी पेटा में ही रहकर तप करें। उनकी हर चीज़ का ख्याल हम गांव वाले रखेंगे। राम राजू तैयार हो गए। गांव वालों ने राम राजू से प्रार्थना की कि वे अपने घर वालों को भी यहीं बुला लें, हम उनके रहने का इंतज़ाम कर देंगे। श्री राम राजू तप में लीन रहते और केवल फल व दूध पर गुजारा करते। गांव वाले उनके भक्त हो गए। श्री राम राजू गांव वालों को विभिन्न विषयों, रामायण, महाभारत इत्यादि पर व्याख्यान देते, जड़ी बूटियों से उनका इलाज करते और उन्हें सत्य का रास्ता दिखाते। उन्होंने लोगों का नशा छुड़वाने के लिए गांव-गांव घूमकर प्रचार किया। उन्होंने पंचायतों से आग्रह किया कि वे नशीले द्रव्य की जड़ जिलूगू के पेड़ों को ही गिरा दें। जो नशीले पदार्थों का सेवन करे उस पर जुर्माना लगाएं और तब भी ना मानने पर उसे समाज से बेदखल कर दें। अब राजू आदिवासियों से पूरी तरह घुल मिल गए। आदिवासियों के जीवन को उन्होंने करीब से देखा और देखा कैसे जंगली क्षेत्र मान्यम के लोगों को अंग्रेजी सरकार द्वारा लूटा व शोषित किया जा रहा है। राम राजू के आने से पहले भी आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलन चलाए थे, जिन्हें फितूरी के नाम से जाना जाता था। सबसे पहला मान्यम अथवा रंपा विद्रोह 1839 से 48 के मध्य आदिवासी करम तमन्ना डोरा ने किया था। कहते हैं कि शुरुआत में श्री राम राजू गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित थे, लेकिन जल्द ही वे समझ गए कि गांधी की अहिंसा की नीतियों से क्रूर अंग्रेज नहीं समझने वाले, अतः आज़ादी हेतु हथियार उठाना ही एकमात्र रास्ता है। राम राजू ने आदिवासियों को निडर बनने हेतु प्रोत्साहित किया। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि ये जंगल सदियों से तुम्हारे हैं, यह तुम्हारा घर है, इस पर कोई बाहरी अधिकार नहीं कर सकता। इन जंगलों की लकड़ियाँ तुम्हारी हैं, जितनी ज़रूरत हो ले लो, और अगर कोई रोके तो सीधे कहो कि ये हमने राम राजू के आदेश पर किया है। यह राम राजू की अंग्रेज़ों को खुली चुनौती थी। अंग्रेज राम राजू पर निगरानी रखने लगे। अब अंग्रेजों को आदिवासियों से काम निकालने में और अधिक मेहनत लगने लगी। तहसीलदार बेस्टियन ने इससे निपटने हेतु और क्रूर हथकंडे अपनाए। उसने कई मुंसिफों को काम से निकाल दिया, कई मुतदारों को मान्यम में घुसने से ही प्रतिबंधित कर दिया, कई आदिवासियों की ज़मीन हथिया ली। पहले से ही अपमानित व कुंठित पूरा मान्यम क्षेत्र क्रोध की लहर से जल उठा। अंग्रेजों को भी ये एक नई फितूरी की आहट लगी। वे राम राजू को किसी भी तरह कृष्ण देवी पेटा से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। डिप्टी कलेक्टर फजीउल खान ने राम राजू को कृष्ण देवी पेटा से दूर एक गांव में आश्रम बनाने हेतु भूमि प्रदान की। राम राजू ने वहीं रहकर तीर धनुष व बंदूक चलाने का अभ्यास किया। फजीउल खान श्री राम राजू से अक्सर वेदांत पर चर्चा करता। उसने राम राजू को सलाह दी कि वे कोई रोजगार कर लें। राम राजू ने कहा, मैं एक सन्यासी हूँ, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। श्री राम राजू ने गणना कर फजीउल को बताया कि उनकी ज़िंदगी में 1 महीने ही शेष है। राम राजू का लोगों से मिलना जारी था। वह दिन में आध्यात्मिक व्याख्यान देते और रात को गांव का दौरा कर विद्रोह की तैयारी करते। राम राजू ने फजीउल को एक पत्र भेजा। लिखा, जो भूमि आपने मुझे प्रदान की है वह मैं छोड़ दूंगा और नेपाल जाकर तपस्या करूंगा। आप मेरे ऊपर से निगरानी उठा लें। ऐसा लगता है कि उन्होंने फजीउल से उनके जीवित रहने तक विद्रोह न करने का वायदा किया था। इस पत्र के 15 दिनों के भीतर फजीउल की मृत्यु हो गई।
राम राजू ने सेना का संगठन कर क्रांति का बिगुल फूंका। संगठन के नियम कड़े थे। सभी क्रांतिकारियों के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल था, जिसमें हिदायत दी गई थी कि अंग्रेजों के साथ कार्य कर रहे भारतीयों से नरमी से पेश आना है। क्रांतिकारी गोरिल्ला युद्ध में निपुण थे और मान्यम के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। राम राजू यह बात अच्छे से समझते थे कि आधुनिक हथियारों से लैस अंग्रेजों का सामना तीर धनुष से कब तक किया जा सकता है। अतः उन्होंने सोचा, पहले थानों पर हमला कर हथियार लूटे जाएं और फिर दुश्मनों को उकसा उन्हें दूर ले जाकर उनका सफाया किया जाए। क्रांतिकारियों का अंग्रेजी ठिकानों पर हमला करने का एक अनोखा तरीका था। वे कागज पर हमले का समय लिख उसे कुछ मिर्चियों के साथ तीर से बांध शत्रुओं के पास फेंकते। इसे वे मिर्ची पोस्ट मिरापा काया टापा कहते। मिर्ची पोस्ट का भय इतना अधिक था कि इसे देख अंग्रेजी सरकार में खलबली मच जाती। अगस्त 1922 में मान्यम से विद्रोह की शुरुआत हुई। थाने के निकट क्रांतिकारियों ने हवा में गोलियां दागी। पुलिस वालों को राम राजू के आने की खबर लगी। वे स्टेशन छोड़ भागे। राम राजू करीब ही राम मंदिर पर रुके। उन्होंने क्रांतिकारी भाइयों गंटम डोरा, मल्लू डोरा व अन्य को पुलिस स्टेशन के अंदर भेजा। अंदर एक पुलिस इंस्पेक्टर क्रांतिकारियों को जान से मारने की धमकी दे रहा था। राम राजू हथियारों से लैस अन्य क्रांतिकारियों के साथ अंदर प्रविष्ट हुए। इंस्पेक्टर को मजबूरन थाना छोड़ भागना पड़ा। क्रांतिकारियों को थाने से कुछ राइफल व गन पाउडर मिला। इसके बाद उन्होंने कई अन्य थानों पर छापेमारी कर हथियार लूटे। जल्द ही राम राजू ने धावा बोल जेल में बंद क्रांतिकारी वीरैया डोरा को छुड़ा लिया। इनका संबंध 1916 की लगारई फितूरी से था। अब अंग्रेजी पुलिस पागल कुत्तों की तरह राम राजू के पीछे लग गई। उनकी कई झड़पें हुई, लेकिन राम राजू हाथ नहीं आए। श्री राम राजू ने गुप्तचरों का एक जाल फैला रखा था। संदेश ऐसे पहुंचाया जाता कि अंग्रेजों को कानो कान खबर ना हो। जंगलों व पहाड़ों में क्रांतिकारी बड़ी फुर्ती से छिपते फिरते। ऐसे इलाकों में हथियारों से लदी अंग्रेजों की भारी भरकम सेना अपने को असहाय महसूस करती। सीताराम राजू को गांव-गांव का सहारा था। वे विद्रोहियों को शरण देते और मार खाकर भी अंग्रेजों को कुछ नहीं बताते। राम राजू ने उनकी खोज में लगे स्कॉट कावर्ड को एक मिर्ची पोस्ट भेजा। लिखा, ऐसा लगता है कि तुम मेरी खोज में हो। क्या तुम मेरे पास आकर दो दो हाथ करोगे या हम ही वहां आ जाएं? स्कॉट और हेटर ने जवाब भेजा, अगर तुम सच्चे हिंदुस्तानी हो तो वहीं रहना जहां हो। हम 9 बजे तक सुबह वहां होंगे। हेटर स्कॉट से भी ज़्यादा क्रूर व वहशी था और इसीलिए उसे स्कॉट के साथ भेजा गया था। जल्द ही अंग्रेज अधिकारियों व क्रांतिकारियों में मुठभेड़ शुरू हुई। दोनों ओर से गोलियां चली। एक गोली स्कॉट के सिर को छेदती हुई निकल गई। वह चल बसा। हेटर भी मारा गया। इस घटना से अंग्रेज सदमे में चले गए। राम राजू का इतना खौफ फैल गया कि अंग्रेजों की इतनी हिम्मत तक न हुई कि वे स्कॉट व हेटर की लाशों को मान्यम से ले जा पाते। आखिरकार उन्होंने लाशें पाने के लिए राम राजू से समझौता किया। इस घटना से राम राजू की ख्याति चारों तरफ फैल गई। लोग उनमें श्री राम की छवि देखने लगे। उन्हें मान्यम वीरूडू जंगल का नायक पुकारा जाने लगा। अब अंग्रेजों ने विद्रोह से निपटने के लिए मालाबार की स्पेशल बटालियंस को मैदान में उतारा। उन्होंने क्रांतिकारियों की एक लिस्ट बनाई जिसमें लगभग 80 नाम थे। इन सब के बावजूद राम राजू ने अपनी क्रांति जारी रखी। उन्होंने कई अन्य थानों पर हमला बोला। 6 दिसंबर 1922 को अंग्रेजी सरकार को पता चला कि राम राजू अक्सर धारा कोंडा में पूजा करते हैं। उस सुबह कई अधिकारी लगभग 60 सिपाहियों के साथ राम राजू की खोज में निकले। अंग्रेजों व क्रांतिकारियों की मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से 2 घंटों तक गोलियां चलती रहीं। कई क्रांतिकारी मारे गए। बाद की मुठभेड़ों में कुछ अन्य क्रांतिकारी शहीद हो गए। सभी को लगा राम राजू भी मार दिए गए हैं, किंतु वह बच निकले। उस दिन वे जिस चादर पर लेटे वे गोलियों से छलनी थी।
अंग्रेजों ने अब राम राजू के सिर पर 1500, मल्लू व गंटम डोरा पर 1000 व एक अन्य क्रांतिकारी येंडू पर 1000 का इनाम रखा। राम राजू के एक सहायक मल्लू डोरा बड़े साहसी थे, किंतु नशे की लत से ग्रस्त थे। राम राजू ने उन्हें सुधारने की बड़ी कोशिश की, किंतु कुछ फर्क न पड़ा। एक बार नशे में धुत मल्लू डोरा पर अंग्रेजी जासूस को शक हुआ। उसने उनसे पूछताछ की। राम राजू ने एक व्यक्ति को मल्लू पर नज़र रखने के लिए लगा रखा था। उसने जासूस को मार डाला। राम राजू को जब इस घटना का पता चला तो वे मल्लू पर बड़ा क्रोधित हुए और दिल पर पत्थर रख उन्होंने मल्लू से क्रांति छोड़ निकल जाने को कहा। मल्लू चले गए। बाद में अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ आजीवन कारावास पर अंडमान भेज दिया। मल्लू डोरा भाग्यशाली थे जो आज़ादी के बाद तक जीवित रहे। 1952 में उन्हें सांसद चुना गया था। अब तक श्री राम राजू की ख्याति पूरे देश भर में फैल चुकी थी। दिसंबर 1923 में काकीनाडा में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। लोगों में बातें फैली थी कि श्री राम राजू ने सिख का वेश धारण कर इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ऐसा लगता है कि श्री राम राजू ने कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की थी, किंतु क्योंकि उनका रास्ता गांधी की अहिंसावादी नीतियों से भिन्न था, अतः कांग्रेस ने उनका समर्थन नहीं किया। अंग्रेजों ने अब विद्रोह से निपटने के लिए असम राइफल्स को मैदान में उतारा। 17 अप्रैल 1924 को मान्यम में स्पेशल कमिश्नर के रूप में रदरफोर्ड की नियुक्ति हुई। वह बड़ा क्रूर था। उसने राजू की सहायता करने वाले ग्रामीणों को बुरी तरह सताया। एक अन्य मुठभेड़ में राम राजू के एक साथी अग्गी राजू को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। उन्हें अंडमान भेज दिया गया, जहां अभावों में उनकी मौत हो गई। अंग्रेजों ने अब क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया। उन्होंने जंगल के गांवों में राशन लाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए। किसी भी सामान का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया। अंग्रेजों ने ग्रामवासियों को पीटने से लेकर गांव को जलाने व फसलों को नष्ट करने सहित हर संभव तरीके से काम किया। मवेशियों को मार डाला व महिलाओं से दुर्व्यवहार किया। रदरफोर्ड ने कृष्ण देवी पेटा में एक मीटिंग बुलाई और गांव वालों को चेतावनी दी कि अगर राम राजू 31 मई से पहले आत्मसमर्पण नहीं करता है तो उसका हर्जाना पूरे गांव वालों को भुगतना पड़ेगा, और अगर किसी ने राजू की ज़रा सी भी सहायता की तो उसकी ज़मीनें छीन ली जाएंगी, घरों में आग लगा दी जाएगी और गोली मारने में भी ज़रा सी भी हिचकिचाहट न होगी। राजू भास्कराडू व उनके परिवार वालों को मिल रही गिरफ्तारियों की धमकी से व्यथित थे। वे गांव वालों की दुर्दशा पर बड़ा चिंतित थे। उनसे गांव वालों का दुख देखा न गया। उन्होंने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया। 7 मई 1924 को राम राजू ने मंपा गांव के एक सरोवर में स्नान कर पूजा अर्चना की और फिर अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। उन्हें मेजर गुडॉल के पास ले जाया गया। गुडॉल ने राजू से हाथ मिलाना चाहा, किंतु राम राजू ने उत्तर दिया, मुझे तुम्हारा हाथ छूना भी पसंद नहीं। गुडॉल बोला, हमसे इतनी नफरत क्यों? हम वही हैं जिन्होंने तुम जंगलियों को सभ्य बनाया है। तुम लोग रानी के कजदार हो। राम राजू दहाड़े, गुडॉल, तुम लोग छल कपटी हो। तुम्हारे कारण ही आज देश की यह दुर्दशा है। दोनों के मध्य बहस और बढ़ी। श्री राम राजू ने गुडॉल को याद दिलाया कि कैसे छल कपट से उन्होंने भारत को हथियाया था। गुडॉल को यह सब बर्दाश्त न हुआ। वह अपने टेंट से बाहर निकला और बाइबल को चूम प्रार्थना की। राम राजू को एक पेड़ से बांध दिया गया। गुडॉल ने पूछा, कोई आखिरी ख्वाहिश? राम राजू ने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन यह एक कायरतापूर्ण कृत्य है। तुम्हें मुझे मारने का कोई अधिकार नहीं। तुम्हें मुझे कोर्ट में पेश करना चाहिए। धूर्त अंग्रेजों से नीतिगत आचरण की उम्मीद करना व्यर्थ था। गुडॉल बोला, अपने ईश्वर से अंतिम प्रार्थना कर लो, तुम मरने जा रहे हो। राम राजू ने आकाश की ओर देखा। गुडॉल ने गोली चलाने का आदेश दिया। गोली राम राजू के बाएं कंधे को चीर गई। गुडॉल गुस्से से तमतमा गया। उसने बंदूक छीन खुद राम राजू पर गोली चला दी।
गोली की आवाज़ के साथ चारों ओर सन्नाटा छा गया। भारत माता का महान सपूत इस दुनिया से सदा के लिए विदा हो गया था। कायर अंग्रेजों ने उन्हें छल कपट से मार डाला, किंतु उन्होंने 2 सालों तक अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे। यह तथ्य है कि सीताराम राजू को हराने के लिए अंग्रेजों ने 40 लाख रुपए से अधिक खर्च किए थे, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी राशि थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने श्रीराम राजू जी के लिए कहा था, अगर श्रीराम राजू स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य धारा में होते तो यह कितना शानदार होता। शायद उन्हें और अधिक साहसी उद्देश्यों को पूरा करने का अवसर मिलता। मुझे उम्मीद है कि इस देश के युवा उनके अदम्य साहस व बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। सीताराम राजू की मृत्यु के बाद भी मान्यम में अभी क्रांति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि गंटम डोरा व येंडू अभी भी क्रांति की मशाल को थामे हुए थे। वे सीताराम राजू को धोखे से मारे जाने के कारण प्रतिशोध से जल रहे थे। जून 1924 को उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ अंग्रेजों पर फिर धावा बोला, किंतु वे शक्तिशाली अंग्रेजों का ज़्यादा देर सामना ना कर सके और मारे गए। इस तरह 22 अगस्त 1922 को शुरू हुआ मान्यम अथवा रंपा विद्रोह जून 1924 में दुखद रूप से समाप्त हो गया। श्रीराम राजू की समाधि कृष्ण देवी पेटा गांव में स्थित है। 1986 में भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। 2022 में आंध्र प्रदेश सरकार ने उनके नाम पर अल्लूरी सीताराम राजू एक नया जिला बनाया। 4 जुलाई 2022 को श्रीराम राजू की 125वीं जयंती पर भीमावरम में प्रधानमंत्री द्वारा उनकी 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। 2022 में ही एक बड़े बजट की RRR फिल्म आई, जो कि क्रांतिकारी श्री सीताराम राजू व कोमाराम भीम के जीवन पर आधारित एक काल्पनिक फिल्म है। यह थोड़ा अजीब है कि जब श्रीराम राजू की असल जिंदगी ही इतनी क्रांतिकारी व रोमांचक थी, तो उस पर एक काल्पनिक कहानी बनाने की क्या ज़रूरत थी। अगर 550 करोड़ के बजट में उनकी असल ज़िंदगी दिखाई जाती, तो लोग उनके जीवन से रूबरू होकर उनसे प्रेरणा लेते। यह उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि होती। इस धरती पर श्रीराम राजू जैसे महापुरुष विरले ही पैदा होते हैं, जो हमें बता जाते हैं कि असली त्याग व बलिदान क्या है। ऐसे महायोगी, महाबलिदानी, महान क्रांतिकारी को मेरा शत शत नमन।